Good evening friends. Today we are going to study our chapter 7 of macroeconomics of class 12th, and the name of chapter 7 is aggregate demand and related concepts. So our very first definition is aggregate demand. Aggregate demand refers to the quantity of commodity which all the consumers are willing to buy at a given level of income during an accounting year. जो भी एक देश के अंदर सारे लोग सामान को खरीदना चाह रहे हैं, जो भी उनके पास पैसा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड निकलता कैसे है? AD इज इक्वल टू कंजप्शन, C फॉर कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डाटा देखते हैं। 30, जब आप कुछ नहीं कमाओगे उस टाइम भी हम खाते तो हैं ही, क्योंकि मिनिमम तो हमें चाहिए ही होगा जीने के लिए। उस टाइम हमारी सेविंग नेगेटिव में होती है और ये आई हमारा कांस्टेंट रहेगा जू का तू। तो AD हमारा क्या होता है? 30 + 30 60। फिर 130 था जब हमारा कंजप्शन, उस टाइम ये था तो 160। 200 + 30 230, 270 + 30 300, 370 + 30 400। AD का कर्व हमेशा ऊपर से शुरू होगा, याद रखना, क्योंकि इसमें कंजप्शन होता है और कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होता, इसीलिए इसका कर्व पॉजिटिवली। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी आप अपना खर्चा भी बढ़ाओगे। जैसे मान लो अगर आपका Y ये है और C ये है और आपने की कमाई बढ़ी तो आपने अपना खर्चा भी बढ़ाया। देखिए कमाई बढ़ी, खर्चा भी बढ़ा। तो AD का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसीलिए उसका कर्व ऊपर से शुरू होता है। ऑटोनोमियस कंजप्शन वो कंजप्शन होता है जो आप ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे करते हो, यानी ये जो 30 है ये हमारा ऑटोनोमियस कंजप्शन है। रेफर्स टू द कंजप्शन विच इज़ डन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड यहाँ सारे कंज्यूमर खरीदना चाह रहे हैं। एग्रीगेट सप्लाई यहाँ सारे प्रोड्यूसर बेचना चाह रहे हैं। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकलती है? C कंजप्शन प्लस सेविंग। ठीक है, और AS हमारा किसके इक्वल होता है? याद रखना हमेशा Y के। कमाई कैसे पता चलती है? जितना हमने खाया प्लस जितना हमारे पास बचा, तो उसका टोटल कर दोगे तो आपको ये पता लग जाएगा आपने कितना कमाया। तो Y हमेशा, इनकम हमेशा AS के इक्वल होता है। तो हम Y को C + SB कह सकते हैं, कंजप्शन प्लस सेविंग। Y का कर्व हम ज़ीरो लेवल से शुरू हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लो AS यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वो कैसे निकलेगा? C + S करके। तो AS को जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो 30 प्लस माइनस का सेविंग, ठीक है ना, तो वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि 30 तो पॉजिटिव का है। आया समझ में? इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ओरिजिन से शुरू हो सकता है। कंजप्शन फंक्शन शोज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। ये उस चीज़ को दिखाता है कि आपकी कमाई मान लो 100 रुपये है, आप कितना खा रहे हो। कल को आपकी कमाई 200 हुई तो आप कितना खर्च कर रहे हो। आया समझ में? C = कंजप्शन, F = फंक्शन रिलेशनशिप, Y = इनकम। जैसे Y जब 0 थी तब आप 40 खा रहे थे, Y 100 हुआ आप 120 खा रहे थे, उस टाइम सेविंग -40 -20। यहाँ पे कमाई के इक्वल खर्चा हो गया तो यहाँ सेविंग ज़ीरो हो जाएगी। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारा S, तो -40 -20, यहाँ पे कमाई खर्चे के इक्वल है तो ज़ीरो, और यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पे भी, और हमारा उसके बाद आ गया। ठीक है, ये हमारी सेविंग हो गई। आया समझ में? इसका कर्व देखो, AS का कर्व यानी Y, क्योंकि मैंने आपको बताया Y के इक्वल होता है, हमेशा यहाँ से शुरू होता है। और ये जो कंजप्शन का कर्व है ये ऊपर से शुरू होता है, क्योंकि ये AD का कर्व होता है, हमने पीछे देख लिया। तो देखो जब कमाई कम है, यानी आप कम रहे हैं और खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो आप डिसेविंग में है, ये वाला पोर्शन कि आपके ऊपर उधार चढ़ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपकी कमाई आपके खर्चों के इक्वल हो जाती है, जब आपकी सेविंग ज़ीरो होती है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि Y C के इक्वल है। और उसके बाद जब आपकी कमाई का कर्व ऊपर जाता है और सेविंग का नीचे होता है तो आपकी बचत शुरू हो जाती है, सेविंग। इस पॉइंट पे C = कंजप्शन = किसके इक्वल है? इनकम के। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? कमाई यानी सेविंग ज़ीरो हो रही है। टाइप ऑफ प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, कंज्यूम करने की क्षमताएं दो तरीके से मापी जा सकती हैं, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। पहले हम APC पढ़ते हैं, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम।
ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें रेशो को दिखाता है कि आपकी कमाई मान लो 500 रुपये है, आप उस टाइम जितना भी खा रहे हैं, मान लो 400 खा रहे हैं, तो 400 अपॉन 500 तो क्या आ जाएगा हमारा 0.8 एपीसी। एपीसी किसका रेशो दिखाता है, कंजप्शन को ऊपर रखें और जो आपकी कमाई है उसको नीचे, तो हमारा एपीसी आ जाएगा। देखिए जब आप ज़ीरो कमा रहे थे, कंजप्शन तो करेंगे ही कुछ ना कुछ, उस टाइम नहीं आएगा क्योंकि 40 ऊपर रखेंगे, ज़ीरो नीचे रखेंगे, नहीं डिवाइड होगा। फिर आपकी कमाई 100 हुई, हमने रखा यहाँ पे 100, और आपकी कंजप्शन 120 है तो 1.2, क्योंकि 120 अपॉन 100 करेंगे, फिर आपकी कमाई आपके उसके इक्वल हो गई तो 1। आया समझ में? ऐसे हम इसको कंजप्शन को ऊपर रखते हैं और इनकम को नीचे। एपीसी का कर्व देखें, मान लो आप 200 रुपये कमा रहे हो और 200 ही आप खा रहे हो, तो एपीसी कैसे निकलेगा, कंजप्शन अपॉन इनकम, तो 200 अपॉन 200 यानी 1। ठीक है। एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी इक्वल टू 1, मतलब जितना आपने कमाया उतना आपने खा लिया, मतलब 100 कमाए और 100 खर्च कर दिए तो 1 आएगा। ठीक है। वैन द एंटायर इनकम इज़ इक्वल टू कंजप्शन, जब सारी कमाई जो आपने कमाई वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपके सारे कंजप्शन के। देखिए मान लो आपका 100 रुपये इनकम है और 100 रुपये ही आपका कंजप्शन है, तो ये 100 और 100 से कटा तो 1 आया ना, तो इसीलिए एपीसी 1 भी हो सकता है, एपीसी 1 से कम भी हो सकता है। कब कम होगा, जब आपकी कमाई तो ज़्यादा है, आपका खर्चा कब है, तो ये 1 से कम होगा। और 1 से ज़्यादा कब होगा, जब आपकी कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। एपीसी अब हम पढ़ते हैं। एपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्यों? देखो मान लो आदमी अपना कंजप्शन कभी ज़ीरो नहीं कर सकता, वो कुछ ना कुछ तो खाएगा ही, इसीलिए उसको सी की जगह तो कुछ ना कुछ रखना ही पड़ेगा, इसीलिए एपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम शोज़ द रेशो बिटवीन चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। जैसे मान लो ये आपका y है, ये आपका c है। जब आप 100 रुपये कमा रहे थे उस टाइम आप 80 खा रहे थे, पर आपकी कमाई बढ़ी तो आपने यहाँ खर्चा भी बढ़ाया। तो एमपीसी किस रेशो को दिखाता है कि ये जो चेंज आया कितना आया, 20 का, तो डेल्टा सी की जगह हम रखेंगे 20 अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है। ये हमारा आया कितना, 100 का, तो 0.2 आया समझ में। एमपीसी कैसे निकलेगा, डेल्टा सी जो चेंज आया अपॉन डेल्टा वाई, 20 अपॉन 100.2। ऐसे ही हम निकालेंगे वाई, यहाँ तो नहीं निकलेगा। देखो जब आपकी कमाई 120 थी, आप उस टाइम कितना कमा रहे थे, 100 ना, कितना चेंज आया 40 से 120 में, 80 का, और यहाँ कितना चेंज आया, 100 का, तो 80 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 0.8। यहाँ कितना चेंज आया, फिर से 80 का चेंज आया, 120 से हम 200 पे गए, और यहाँ पे 100 का चेंज, तो ऐसे ऐसे वो 0.8 निकल जाएगा। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा का मतलब चेंज कितना आ रहा है और यहाँ पे भी कितना चेंज आ रहा है। कर्व देखते हैं। जब मान लो आपकी कमाई 100 रुपये थी, आप उस टाइम 120 खा रहे थे, और जब आपकी कमाई 200 हुई तो आपने 200 खाया, तो एमपीसी कैसे निकलता है, डेल्टा सी कितना चेंज आया, यहाँ 120 से 200 पे गए 80 का, इसको रखो ऊपर। वाई में कितना चेंज आया, 100 से गए 200 पे, यानी 100 का चेंज आया, उसको रखो नीचे, तो ये 0.8 हमारा आ गया एमपीसी, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। सी का कर्व हमेशा यहाँ से शुरू होगा, मैंने बता दिया, क्योंकि सी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। एमपीसी की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, कि जितना मान लो आपकी कमाई 100 रुपये से बढ़ी तो आप खर्चा 100 से ही तो बढ़ा सकते हो, 120 से तो नहीं बढ़ा सकते, तो इसीलिए एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है। एमपीसी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। मान लो मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, आप 100 रुपये पे 60 रुपये खा रहे थे, पर आपकी कमाई 200 हुई, आप खर्चे में कोई चेंज नहीं लाए, आपने खर्चा वही रखा, तो यानी डेल्टा सी क्या है, 0 अपॉन ये कितना आया, 100, तो यानी ये आएगा 0। ठीक है। तो एमपीसी की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, 0, और मैक्सिमम क्या होगी, 1। मैक्सिमम में देखो मान लो आप वाई सी 100 था, 50 खा रहे थे, और ये आपका 200 हुआ, 100 से बढ़ा ना, तो आपने यहाँ खर्चा 150 से बढ़ा दिया, मतलब 100 से, तो कितना चेंज आया कंजप्शन में, डेल्टा सी 100 अपॉन डेल्टा वाई कितना है, 100, तो ये आ गया हमारा 1। ठीक है। अब तक हमने पढ़ा कंजप्शन फंक्शन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेविंग फंक्शन।
तो सेविंग फंक्शन शोज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, कि आपकी कमाई मान लो 100 रुपये है, आप उस वक्त कितना बचा रहे हो, ये सेविंग फंक्शन दिखाता है। सेविंग का कर्व हमेशा नेगेटिव से शुरू होता है, क्यों? क्योंकि जब आदमी कमाने लगता है तो सबसे पहले वो अपने कर्जे उतारता है, इसीलिए वो यहाँ फिर उसकी कमाई उसके खर्चों के इक्वल होती है, फिर उसके बाद उसकी बचत शुरू होती है। मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले वो नेगेटिव से सेविंग शुरू हुई, फिर जीरो हुई, फिर पॉजिटिव गई। तो ऐसे ही सेविंग का कर्व हमेशा नेगेटिव से शुरू होगा, जीरो होगा, फिर पॉजिटिव जाएगा। सेविंग फंक्शन भी हम दो तरीके से माप सकते हैं, एपीएस एंड एमपीएस। पहले हम एपीएस पढ़ेंगे। एपीएस शोज़ द रेशो बिटवीन किसके बीच का, सेविंग एंड इनकम। मतलब आप मान लो 500 रुपये कमा रहे हो, तो आप कितना बचा रहे हो उस वक्त, जितना आप बचा रहे हो उसे ऊपर रखो और जितना आप कमा रहे हो उसे नीचे डिवाइड कर दो, आपका एपीएस आ जाएगा। मान लो आपकी कमाई ज़ीरो है, उस टाइम कुछ ना कुछ तो खाओगे, और जब कुछ ना कुछ खाओगे, यूज़ करोगे, तो उस टाइम आपके ऊपर उधार चढ़ेगा, तो वो नेगेटिव में जाएगी सेविंग, इसीलिए यहाँ डैश। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी कमाई आपके खर्चे के इक्वल हो जाती है, तो एपीएस ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि सेविंग तो कुछ नहीं हुई ना, एस ज़ीरो अपॉन वाई 100 रखोगे तो ज़ीरो ही आएगा। फिर ऐसा होता है कि आपकी कमाई 200 हुई पर आपका खर्चा 180 है, तो आपने 20 बचा लिया, तो 20 अपॉन 200 रखोगे तो क्या आएगा, 0.1। तो ठीक है, इसका कर्व देखिए, 300 रुपये थे उस टाइम, आप 40 रुपये बचा रहे थे, तो 40 एस ऊपर रखा, वाई नीचे, 300 नीचे, इज इक्वल टू 0.13। और ये डिस सेविंग होता है, यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है सेविंग, फिर हमारी कमाई मतलब बचत शुरू होती है। एपीसी की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, एपीएस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आप 100 कमा रहे, तो क्या आप 100 का 100 बचा लोगे? नहीं, इसीलिए वो 1 से हमेशा छोटी रहेगी। ठीक है। एपीएस कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है, कब होगा? जब आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, आपकी कमाई कम होगी। एपीएस ज़ीरो भी हो सकता है कि मान लो आपने 200 रुपये कमाए और आप कुछ नहीं बचा पाए, तो सेविंग जीरो हुई ना, तो 0 अपॉन 200 रखोगे, ज़ीरो आएगा। तो एपीएस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 1 से हमेशा छोटी रहेगी, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो ज़ीरो भी हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये रेशो को दिखाता है चेंज इन सेविंग, जो आपकी सेविंग में चेंज आया अपॉन चेंज इन इनकम। मान लो आप 100 रुपये कमा रहे हो, वाई उस टाइम आप 80 रुपये बचा रहे थे, आपकी कमाई 200 ही, आपने 140 रुपये सेविंग कर दिया। ठीक है, तो चेंज इन सेविंग कितना आया? 60 रुपये ऊपर, और चेंज इन इनकम कितना आया? 100 रुपये नीचे, 0.6 आया। ये हमारा एमपीसी निकल गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब चेंज, डेल्टा वाई का मतलब चेंज। देखते हैं इस डाटा के ज़रिए। जब आपकी कमाई 100 थी, उस टाइम आप सेव कितना कर रहे थे? 20, तो 20 अपॉन 100 यानी 0.2। आपकी कमाई में सेविंग 20 ही थी, चेंज इन इनकम कितना है? 100 का है, 100 से बढ़ी ना, तो ऐसे आ गया। डेल्टा सेविंग आप यहाँ से निकाल लो, डेल्टा इनकम का आप यहाँ से निकाल लो, तो ऐसे। 300 रुपये थी, आप 20 बचा रहे थे, 400 रुपये पे आप 40 बचाए, तो हम डेल्टा एस कितना आया, सेविंग में चेंज कितना आया? 20 का आया ना, उसे रखेंगे ऊपर। वाई में कितना चेंज आया? 100 का आया ना, उसे रखेंगे नीचे, तो 0.2 आ गया हमारा एमपीएस, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस वैल्यू वेरीज बिटवीन 0 एंड 1, वो 1 के 0 के और 1 के बीच में होती है। मान लो आपकी कमाई 100 रुपये बढ़ी, आप पूरे के पूरे बचा सकते हो, 100 के 100 बचा सकते हो, जितना चेंज आया। तो ये हमेशा 1 के और 0 के बीच में एमपीएस की वैल्यू वेरी करती है। फॉर्मूले देखते हैं। जब आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जोड़ दोगे, किस में? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में, तो 1 आएगा। एपीसी मैंने बताया कैसे निकलता है, सी अपॉन वाई। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस एपीएस करोगे तो वो भी एपीसी ही बचेगा। एपीएस कैसे निकलता है हमने पीछे पढ़ा, एस अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम। और एपीएस निकालना है तो 1 माइनस एपीसी कर दो। एमपीसी कैसे एमपीसी प्लस एमपीएस करोगे तो 1 आता है। एमपीसी हमने पढ़ा है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, या फिर 1 माइनस एमपीएस, तब भी आपका एमपीसी निकलेगा। एमपीएस कैसे निकलता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। और एमपीएस दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? 1 माइनस एमपीसी। कंजप्शन फंक्शन सी, ये क्वेश्चन आता है इसका बोर्ड एग्जाम में। सी इज इक्वल टू, ये जो सी बार लगा हुआ है ना, ये ऑटोनोमियस कंजप्शन है। ये वो कंजप्शन है जब आपकी कमाई 0 है और आप खर्चा कर रहे हैं, ये वो वाला कंजप्शन है। प्लस 1 माइनस, इस बी का मतलब क्या है?
1 माइनस MPS, जो भी ये निकल के आएगा वो आप रखेंगे यहाँ इंटू वाई कर देंगे तो आपका कंजप्शन फंक्शन आ जाएगा। सेविंग फंक्शन देखिए, ये वो सेविंग है जो आपकी ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम में है, तो वो तो हमेशा नेगेटिव होती है। जब आप कुछ नहीं कमाते तो सेविंग क्या होती है, नेगेटिव। तो ये वाला पोर्शन हम रखेंगे यहाँ पे प्लस 1 माइनस बी। अब ये जो बी है ना, इसका मतलब यहाँ पे MPC है। सेविंग में यहाँ MPC रखेंगे और कंजप्शन में यहाँ MPS रखेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस MPC करेंगे तो MP आपका क्या बचेगा, MPS का फॉर्मूला है ना 1 माइनस MPC, तो वो बचेगा, उसकी मल्टीप्लाई वाई में कर दें, ठीक है। ये देखिए कर्व है, जब आपकी कमाई आपके खर्चों के इक्वल होती है तो उस टाइम आपकी बचत क्या होती है, ज़ीरो होती है, मतलब आपकी सेविंग क्या होती है, ये ज़ीरो है ना। अब जब आपके खर्चे ऊपर हैं और कमाई कम है तो उस टाइम आप पे क्या चढ़ता है, कर्जा, यानी डिस सेविंग। और जब आपकी कमाई ज़्यादा होती है और खर्चा कम होता है तो आपकी क्या शुरू हो जाती है, सेविंग। आइए अब पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन शोज द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। मतलब आपकी कमाई, मान लो 100 रुपये, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन रिलेशनशिप दिखाता है। अब इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की होती है, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, वो ये है, ऑटोनोमियस आगे है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है आपकी इनकम बढ़ी, आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, आपकी इनकम घटी, आपने इन्वेस्टमेंट घटा दी। वाई ओरिजिनल ये है, जब आपकी कमाई बढ़ी आपने इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई, जब आपकी कमाई घटी आपने इन्वेस्टमेंट भी घटाई। ये होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो इनकम बढ़ने पे बढ़ती है, इनकम घटने पे घटती है। ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट, आपकी कमाई कुछ भी हो जाए ये चेंज नहीं होगा, चाहे आपकी कमाई बढ़े चाहे घटे, ये कांस्टेंट रहेगी। ये कांस्टेंट है ना, आपकी कमाई बढ़ी तब भी चेंज नहीं हुई, घटी तब भी चेंज नहीं हुई, ये होता है ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट। विच डू नॉट वेरीज विद द लेवल ऑफ इनकम। डिटरमाइन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखिए आदमी पैसा कब लगाता है, सबसे पहले तो वो ये देखता है कि कल को जब मैं इस पैसे को लगाऊंगा तो मुझे इस पर कमाई कितनी होगी। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो वो आदमी सोच रहा है कि मुझे इतना इस पैसे पे बचेगा फ्रॉम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो आपने 1 लाख रुपए किसी से लिया है तो आपने वो कितने ब्याज दर पे लिए हैं। अगर आप मान लो ब्याज दर ज़्यादा हुई तो आप कम लोगे, तो यानी कम इन्वेस्ट करोगे, और अगर ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आप पैसा ज़्यादा लोगे, तो यानी आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे। रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो एक आदमी पैसा बचाना सोच रहा है या इन्वेस्ट करना सोच रहा है वो होता है एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। रेफर्स टू द अमाउंट विच हाउस होल्ड प्लान टू सेव, या तो सेव करना या इन्वेस्ट करना, सोच रहे हैं, समझ आ रहा है ना, प्लानिंग कर रहे हैं। और एक्स पोस्ट, यहाँ जो उन्होंने एक्चुअल सेविंग करी या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करी वो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट या सेविंग होता है। Full employment refers to the situation in which all the people who are willing and able to work at existing wage rate get work without any difficulty। वो लोग जो काम करना चाह रहे हैं और काम कर सकते हैं उन लोगों को काम मिल जाता है, तो वो क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। देखिए ये जो पॉइंट है जहाँ AD = AS है, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट होते हैं। मान लो लोगों ने 100 जॉब की डिमांड करी और 100 ही उनको नौकरियाँ मिली, आया समझ में, ये फुल पॉइंट है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इट रेफर्स टू द टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए मान लो आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे हो, ठीक है, पर आपने दूसरी कंपनी में नौकरी ढूंढ लिया और आपको वहाँ 5 दिन बाद ज्वाइन करना है, पर आप इस कंपनी में आज ही छोड़ देते हो, और तो अब आप 5 दिन खाली हो, तो जब जितने दिन आप खाली हो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल, और ये टेम्पररी है क्योंकि 5 दिन बाद तो आपको नौकरी मिल ही जानी है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑकर्स व्हेन पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मिसमैच ऑफ क्वालिफिकेशन। इसको समझिए, मान लो एक गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है और उसमें कहा है कि जिसने MBBS कर रखी है वो अप्लाई करे, पर आपने तो सिर्फ BA MS कर रखी है, तो अब आप तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये है, ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट किस कारण से हो, मिसमैच ऑफ क्वालिफिकेशन, जो चीज़ चाहिए थी, मतलब जो डिग्री चाहिए वो आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से आप अनएम्प्लॉयड रह गए, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट,
इन विच ऑल द पीपल आर विलिंग, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें लोग काम तो करना चाह रहे हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा, आ रहा समझ में। और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें लोग काम तो करना नहीं चाह रहे पर काम अवेलेबल है, आया समझ में। वर्क अवेलेबल बट डोंट वांट टू डू। इस चैप्टर में गाइज हमारे पास इतना ही था। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर लीजिए, टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इससे पीछे के जो 6 चैप्टर हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद गाइज।